हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक ऑन अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स लीक। इकोनॉमिक्स की, अकाउंट्स की, बिजनेस की रिवीजन सीरीज चल रही है। उसमें से इकोनॉमिक्स का मनी वाला चैप्टर की रिवीजन करा दी गई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जिन्होंने ना देखी हो जाकर देख लीजिए। 10 मिनट भी नहीं लगेगा, पूरा चैप्टर आपका वन शॉट रिवीजन हो जाएगा। सारे क्वेश्चन उसके पीछे मैंने दे भी रखे हैं, प्रैक्टिस करके एग्जाम में वही आएंगे, इधर उधर कुछ नहीं आएगा। तो कहीं नहीं भटकने का, इधर ही आने का। नए हो चैनल पे तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को हिट करना, फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है सो दैट डेली नोटिफिकेशन आपके पास वीडियो की पहुंचते रहे। आज हम लोग बैंकिंग करेंगे, वन शॉट खत्म हो जाएगा ये। तो फिर करते हैं शुरू। तो गुरु हो जाए शुरू। चलो, सबसे पहले सिखाते हैं आपको बैंकिंग। बेसिकली बैंकिंग क्या चीज है। बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, पैसों का लेन देन करता है। साथ ही साथ बैंकिंग इंस्टीट्यूट है क्योंकि ये कभी भी पैसे जमा करके निकालने का ऑप्शन देता है। क्लियर है। LIC फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, लेकिन बैंकिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। कभी भी जाकर आप पैसा निकाल नहीं सकते। इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं। सो बैंकिंग में दो प्रकार की यूनिट आती है। एक को कहते हैं हम लोग कॉमर्शियल बैंक्स। क्या कहते हैं जी? कमर्शियल बैंक्स। अब कॉमर्शियल बैंक्स को हम लोग समझते हैं कि इसका काम क्या है। सो कमर्शियल बैंक्स में दो बैंक्स होते हैं जिनको हम, हालांकि बहुत सारे बैंक होते हैं पर आपके सिलेबस में दो ही है। एक प्राइवेट बैंक है, एक गवर्नमेंट बैंक है। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी कमर्शियल बैंक है पर गवर्नमेंट का है। HDFC, ICICI बैंक, ये जो बैंक है ये प्राइवेट बैंक है। प्राइवेट बैंक भारत में 1991 के बाद से एग्जिस्टेंस में आए हैं। ठीक है। पहला इनका जो काम है, इसको हम प्राइमरी फंक्शन सेकेंडरी फंक्शन दोनों कहेंगे, लेकिन सीधा सीधा लिख देता हूं। एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट। पब्लिक से सीधा सीधा डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है कमर्शियल बैंक्स। दूसरा, उसी पैसे को यूज करके जनता को लोन के रूप में दे देती है, एडवांसिंग लोन। क्लियर। लोन दो लोगों को मिलता है। कंज्यूमर लोन लेता है कंजम्पशन पर्पस के लिए, बिजनेसमैन लोन लेता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और इन लोगों को जब लोन देती है कमर्शियल बैंक, तो जिस रेट पे देती है उस रेट का नाम है लेंडिंग रेट। ठीक है। ये दोनों जब लोन लेंगे तो उसको लेंडिंग रेट ना कहकर बोरोविंग रेट कहेंगे। एक ही चीज है, दो अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है। डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का दो है। सबसे पहले प्राइमरी डिपॉजिट। इसका मतलब कि जैसे ही हमने बैंक अकाउंट अपना ओपन किया, अपना जाके पैसे हमने कमर्शियल बैंक में जमा कर दिया, वो डिपॉजिट के रूप में एक्सेप्ट कर लिया, उनके पास पैसा आ गया। ठीक हो गया। दूसरा, तो इसको हम कह सकते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आ गया जी, बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है। दूसरा होता है सेकेंडरी डिपॉजिट। तो प्राइमरी डिपॉजिट मतलब जब फ्रेश आदमी ने अपना अकाउंट, फ्रेश आदमी मतलब अपना पैसा पहली बार जाके बैंक में अकाउंट में अपने पैसा डाला, तो प्राइमरी डिपॉजिट कहेंगे। लेकिन जब वही पैसा एडवांस के रूप में, लोन के रूप में इन दोनों को बैंक दे देती है, और बैंक से वापस से पैसा जाता है, कंज्यूमर से आया, फिर बैंक से, बिजनेस से आया, इन लोगों ने जो भी ट्रांजेक्शन करनी है कर ली, फिर मार्केट में पैसा पहुंच गया, मार्केट ने फिर से जाके वो पैसा कहाँ जमा कर दिया जी? बैंक में। तो जो वापस पैसा जमा हुआ है उसी को कहते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट। ये दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो बन जाता है टोटल डिमांड डिपॉजिट। समझ में आया? टोटल डिमांड डिपॉजिट्स मतलब क्रेडिट क्रिएशन का जो भी सीखने वाले अगले में वो काम आएगा। बस यहां पे ध्यान रखिएगा। लोन के रूप में दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बस अगली चीज, आपने अभी क्या पढ़ा? आपने डिपॉजिट एक्सेप्ट कराया, लोन के रूप में पैसे दिए, लोन का पैसा वापस जब बैंक में आया घूम घाम के, तो सेकेंडरी डिपॉजिट बन गया, जिसको वॉल्ट कहते हैं। जब लोन दिया जाता है तो कुछ टाइम के लिए दिया जाता है, जैसे मान लीजिए शॉर्ट टर्म के लिए दिया गया, लॉन्ग टर्म के लिए लोन दिया गया। ये सारी चीजें आपको अपने आंसर में लिखनी है। ये बार रिवीजन कराने के बाद पीछे के क्वेश्चन मिलेंगे, एंड वीडियो एंड तक जरूर देखना। एंड में आपको पूरी क्वेश्चन सेट मिल जाएगी और उस क्वेश्चन सेट को लगा देना, प्रैक्टिस कर देना, खत्म।
उसमें भी कोई दिक्कत होगी तो भी कमेंट सेक्शन में बताना, वहीं के वहीं आपका समाधान हो जाए। ऑलराइट जी। अच्छा, अब करते हैं क्रेडिट क्रिएशन। क्या करते हैं? क्रेडिट क्रिएशन। तो पहली बात तो ये है क्या चीज? देखो, क्रेडिट क्रिएशन का दूसरा नाम है क्रेडिट मल्टीप्लायर। क्रेडिट मल्टीप्लायर को डिनोट करते हैं हम लोग के से, ठीक है। फॉर्मूला होता है LRR, ठीक है। अब यहां पे हम बनाते हैं पर्टिकुलर टेबल, जिस टेबल से आपको लगभग कहानी समझ में आ जाएगी। सो फर्स्ट इज राउंड, मतलब फेस। सेकेंड वन डिपॉजिट्स या इनिशियल डिपॉजिट्स। थर्ड होता है लोन के रूप में जो पैसा दिया जाएगा, और कितना पैसा कमर्शियल बैंक लोन के रूप में नहीं दे सकती, वो तय करती है RBI, जिसको कहते हैं लीगल रिजर्व रेशियो, और लिक्विड रिजर्व रेशियो भी कह सकते हैं। खैर, अब ये जो LRR है, इस LRR को हम मान लेते हैं ये कितना परसेंट है, तो मान लेते हैं भाई 10%। कितना? 10%। अब पहला राउंड जब इनिशियल डिपॉजिट आया बैंक में, वो 1000 करोड़ का आया, मान लो। उसमें से 10% इनको अपने पास रखने हैं, 900 रुपए लोन के रूप में दे सकते हैं। ये वापस से 900 रुपए बैंकिंग सिस्टम में आया। इसके बाद 810 दे दिए, 90 रख लिए। फिर 810 वापस से बैंकिंग सिस्टम में आया। क्यों? क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि बैंक्स जितने भी हैं वो सब इस एक यूनिट है। ऐसा नहीं है कि ICICI, HDFC, SBI, PNB अलग अलग है, नहीं। हम ये मान के चल रहे हैं सारे ठीक है। और पैसा अगर बैंक से निकलेगा तो अल्टीमेटली वापस से बैंक में ही पहुंचेगा, ठीक है। तो यही ये पैसा क्या था? प्राइमरी डिपॉजिट जो भी आपने इरेज करवाया। और ये जो पैसे है 900, 810, ये सारे सेकेंडरी डिपॉजिट है। बिल्कुल सर। 729 दे दिया और 81 लोन अपने पास रख लिया। इसके बाद इस तरीके से प्रोसेस चलेगा, और 1000 क्या कन्वर्ट हो जाएगा 10,000 में। अब ये 10,000 मैंने कैसे लिखा, वो इस वाले फॉर्मूले से भी करके बताता हूं। ओवरऑल का कितना परसेंट अपने पास रखना है? 10,000 का 1000 रख लिया, तो 9,000 के रूप में लोन का पैसा गया बैंक से। राइट, अभी कैसे निकाला वो देखें। 1/LRR कितना है? 10। अब परसेंट है तो ऊपर जाएगा, 10 से 10 कट गया, सो के कितना आया? क्रेडिट मल्टीप्लाई कितना टाइम? 10 टाइम्स। इनिशियल डिपॉजिट कितना था? 1000। 1000 को 10 से गुना करोगे कितना आएगा? 10,000। इसका मतलब क्या है? ये टोटल डिमांड डिपॉजिट्स है, ये टोटल क्रेडिट क्रिएशन है। इतना उधार दिया गया या इतना क्रेडिट क्रिएट किया गया। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया। सो कमर्शियल बैंक का गेम यहां पर आपने समझ लिया। लेट्स अंडरस्टैंड सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक, जिसको भारत में क्या कहा जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या अपने सभी देशों में अपना अपना सेंट्रल बैंक होता है? बिल्कुल होता है सर। उसका हमारा भारत का तो नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1934 का एक्ट, उसके बाद बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत ये सारी चीजें डायरेक्ट होती है। बहुत बढ़िया। सेंट्रल बैंक क्या है? तो सबसे पहली बात समझो, सेंट्रल बैंक्स एक एपेक्स अथॉरिटी है। बैंकिंग इंस्टीट्यूट में, बैंकिंग की दुनिया में RBI सबसे बड़ी अथॉरिटी है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से जुडिशरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट है, न्यायपालिका में जो सर्वोच्च न्यायालय है, क्यों नाम है उसका? सर्वोच्च संस्था। वैसे ही अपेक्स कोर्ट मतलब सर्वोच्च संस्था है बैंकिंग की दुनिया में RBI। ऑलराइट, बहुत बढ़िया। सेंट्रल बैंक करती क्या है? सबसे पहला काम हमारी जो सेंट्रल बैंक करती है, इशूइंग करेंसी। तो क्या करते हो बताओ? इशूइंग करेंसी। करेंसी का मतलब जितने भी नोट्स है वो सारे के सारे इशू किए जाते हैं RBI के द्वारा। लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन, 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 एक्सेप्शन। वाओ, एक्सेप्शन का मतलब होता है कि भाई जितने भी 1 रुपीस के नोट हो, कितने? 1 रुपये का जो नोट होगा और बाकी के जितने भी कॉइन्स होंगे उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है, तो उनको RBI नहीं करती है। एग्जाम के अंदर है तो आप ध्यान से समझना, वहां पे देख लेना कि क्या लिखा है। कॉइन तो नहीं लिखा, कॉइन लिखा होगा तो RBI नहीं करेगी। 1 रुपए का नोट है तो भी RBI नहीं करेगी। बहुत ही बढ़िया। चल, तो करेंसी इशू करने की सोल अथॉरिटी होती है। सोल अथॉरिटी मतलब भारत में RBI कोई सरकार ने पावर दी है, इसके अलावा और कोई संस्था नोट नहीं छाप सकती। छापती है
इनलीगल कहा जाएगा और उनके खिलाफ दे दनादन कार्रवाई हो जाएगी। सो ये सोल अथॉरिटी है। बहुत बढ़िया सर। अच्छा, इसमें एक वर्ड और आता, पता है? इशू करेंसी को इशू करने की जो राइट है, जो अथॉरिटी है, वो मोनोपोली राइट है। तो सेल अथॉरिटी कह लो और मोनोपोली राइट कह लो। मोनोपोली राइट का मतलब इकलौता छत्र, इकलौता शासन। जहां तक बात प्रिंट करने की है करेंसी को, आरबीआई तय करती है। बहुत बढ़िया। दूसरा दूसरा है बैंकर्स बैंक। क्या नाम है जी? बैंकर्स बैंक। ये क्या होता है अभी समझाता हूं। बैंकर्स बैंक का मतलब होता है कि हमारी जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक का भी बैंक है। सो कमर्शियल बैंक के लिए कोई भी नियम, कायदे, कानून, इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शंस बनाए जाते हैं, पॉलिसी फ्रेम की जाती है मार्केट को ध्यान में रखते हुए। इन्फ्लेशन है, रिसेशन है, इकोनॉमी को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे ग्रो करना है, ग्रोथ कैसे देनी है, डेवलपमेंट कैसे देनी है, ये सारा का सारा ध्यान में रखते हुए कमर्शियल बैंक को नियम समझाए जाते हैं। कमर्शियल बैंक को कैसे काम करना है वो बताया जाता है। क्लियर है? दूसरा, साथ में ये गवर्नमेंट के भी बैंक है। किसके बैंक है? गवर्नमेंट के भी बैंक है। तो जैसे हम लोग, आप लोग जाके किसी भी कमर्शियल बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह में, एचडीएफसी में जाके अपना पैसा जमा करते हैं, मैनेजर से थोड़ी सी राय भी ले सकते हैं फाइनेंस के बारे में। वो हमारे लिए हमारे पेमेंट भी कर सकते हैं। सपोज इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, लोन का पे करना है, या कोई और फंक्शन काम करवाना है, तो हम अपने बैंक को बोल देते हैं, सर हमारे लिए काम कर दीजिए, बदले में सर्विस चार्ज ले लीजिएगा साल का। ऐसे ही ठीक उसी प्रकार सेंट्रल बैंक जो है आरबीआई, वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के लिए सेम वही काम करती है। तो बैंकर्स बैंक में तीन बातें। सबसे पहले तो आरबीआई सरकार की एडवाइजर होती है, फाइनेंशियल एडवाइजर। फाइनेंशियल एडवाइजर का मतलब क्या है? अभी नोटबंदी आई थी, आपको याद है? 2016 में डिमोनेटाइजेशन, 500,000 रुपए के नोट लीगल टेंडर से बाहर कर दिए गए थे। तो क्या तुम्हें लगता है कि सरकार ने बिना इनसे राय लिए कर लिया होगा? जी नहीं। आरबीआई ने एडवाइस किया था और उसके बाद भी वो काम चीजें हुई थी। साथ में एजेंट है। एजेंट का मतलब क्या है? देखो, गवर्नमेंट को जब भी अपने सिक्योरिटीज, अपने बॉन्ड्स, अपनी चीजें बेचनी खरीदनी होती हैं कमर्शियल बैंक के थ्रू, सीधे पब्लिक के थ्रू, वो आरबीआई के थ्रू ये चीजें करवाता है। मोदी जी खुद थोड़ी चले जाएंगे, लो भैया मेरे शेयर्स ले लो, मेरे सिक्योरिटी ले लो। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां जितनी भी हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की, उसके शेयर्स खरीद लो, बेच लो। सॉरी, ये सारा काम एजेंट बन के आरबीआई ही करता है। तो ये एक प्रकार से दूसरा फंक्शन परफॉर्म कर दिया। बोलो हाँ। तीसरा फंक्शन परफॉर्म करता है सुपरवाइजर। सुपरवाइजर मतलब, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कमर्शियल बैंक के लिए आरबीआई एक वॉच डॉग की तरह है। मतलब देखने वाला, कुकुर तो नहीं बोल सकते, संस्था बहुत बड़ी है, इज्जत है उसकी, लेकिन वॉच डॉग का नाम इसलिए दिया गया है कि जितने भी काम कमर्शियल बैंक्स करेगी उस पर सुपरविजन रखेगी, उस पर देखेगी गड़बड़ तो नहीं कर रहा, नियम के अकॉर्डिंग तो चल रहा है कि नहीं, कुछ निगम नियम के अकॉर्डिंग नहीं है, कुछ अगर करप्शन कर रहा है तो उसका लाइसेंस खत्म किया जा सकता है। किसी कमर्शियल बैंक को लाइसेंस देना है, नहीं देना है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में लाना है, नहीं लाना है, आरबीआई देखती है सब कुछ। और इसके बाद लेंडर एट लास्ट रेजॉर्ट। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है कि जब कमर्शियल बैंक, इंग्लिश में बोलूं? ठीक है। व्हेन कमर्शियल बैंक्स फेल्स टू गेट द मनी इन इमरजेंसी पीरियड from different sources, then commercial banks finally lastly went or goes to RBI for the funds, और आरबीआई उनको वो फंड देती है। फ्री में नहीं देती है, इंटरेस्ट के बदले में देती है, कुछ सिक्योरिटीज कोलैटरल के रूप में रखवा लेती है गिरवी और फिर देती है। तो अल्टीमेटली ये अंत में लेंडर एट लास्ट रिजॉर्ट मतलब अंत में एक भगवान की तरह आरबीआई बिहेव करती है, पैसे देने का काम करती है। और अगला अगला बेटा, इसको हम कह सकते हैं कस्टोडियन है। आज की क्लास के बाद, अभी के लेक्चर के बाद आपका पूरा चैप्टर खल्लास। कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेक्स रिजर्व्स क्या मतलब है सर इसका? मैं बताता हूं। कस्टोडियन का मतलब होता है एक प्रकार से गार्जियन है। तो जब भी कोई इंटरनेशनल करेंसी भारत में आएगी, भारत इंटरनेशनल करेंसी को यूज करना चाहेगा, कोई भी दुनिया भर की कोई भी करेंसी भारत में अगर आएगी तो उसको रखने का, उसको स्टोर करने का राइट केवल और केवल आरबीआई के पास है, दूसरे किसी के पास नहीं है। और अगर किसी के पास भारी मात्रा में पाई जाती है तो फिर दुम दुम दुम
उनके साथ कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि ये अथॉरिटी लेकर बैठे हैं और अथॉरिटी देने वाली कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑल राइट, बिल्कुल सर, समझ में आ गया। सर इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे? नोट्स है आपके, देख लीजिए, लेकिन समझ में आ गया होगा कि कस्टडी रखती है, तो उसको इस तरह बोल सकते हो, RBI plays a function where money supply are been regulated and controlled different international currencies through that particular function known as custodian of forex reserves. तो अगर करेंसी को बेचना भी होगा, खरीदना भी होगा, एवरीथिंग इज बन परफॉर्म्ड बाय RBI। ऑलराइट, बहुत बढ़िया। इसके बाद आता है भाई क्रेडिट कंट्रोल करना। क्रेडिट कंट्रोल, अब जरा इसको थोड़ा सा हमको टाइम लगेगा। टाइम क्या लगेगा? जगह चाहिए अपने को, है ना? चलो यही समझा लेते हैं। सो क्रेडिट कंट्रोल के लिए दो प्रकार के फंक्शन परफॉर्म होते हैं, एक को कहते हैं क्वांटिटेटिव, एक को कहते हैं क्वालिटेटिव। सो क्वांटिटेटिव फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कुछ वर्ड है, बैंक रेट, दूसरा होता है रेपो रेट, तीसरा आपका CRR और SLR, दोनों ले लेता हूं, मैं समझा भी दूंगा। ठीक है, तीन ही हो गए। साथ में आप कह सकते हो ओपन मार्केट ऑपरेशन कर सकते हो। पहले इसको समझ लेते हैं, हालांकि मार्जिन रिक्वायरमेंट को समझा दूंगा अभी आपको, ये सारा फंक्शन हो जाएगा। रिवर्स रेपो रेट भी लिख लो भाई, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, ये तीनों एक तरीके से बिहेव करेंगे या अलग तरीके से बिहेव करेगा, ये तो है ही कुछ अलग चीज। सबसे पहले समझो बैंक रेट क्या है। जब भी कमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए पैसों की आवश्यकता होती है, वो जाती है RBI के पास, और RBI उनको सिक्योरिटीज के बदले में इंटरेस्ट के साथ क्या दे देती है? फंड्स दे देती है, उसे कहते हैं बैंक रेट। तो जब भी इन्फ्लेशन आता है और क्रेडिट को कंट्रोल करना होता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना होता है, तो बैंक रेट को बढ़ा देती है RBI। बैंक रेट बढ़ जाता है तो ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है कमर्शियल बैंक्स को, और कमर्शियल बैंक बेचारे थोड़ा सा कम पैसा लेते हैं RBI से। जो पैसा कम लेंगे तो उनकी अपनी लेंडिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी, लोन कम देंगे, उधार कम देंगे, लोगों के पास पैसा कम पहुंचेगा, लोग कम डिमांड करेंगे, कम डिमांड करेंगे तो फिर ऑब्वियसली प्राइस नीचे आएगा, प्राइस नीचे आने का मतलब इन्फ्लेशन थल्ले आएगा। वाओ, प्रॉपर चेन है। यस, यही तो मजा है इकोनॉमिक्स का। रेपो रेट सेम ही है, बस लॉन्ग टर्म की जगह पे शॉर्ट टर्म में जब रिक्वायरमेंट होती है कमर्शियल बैंक्स की, वो जाती है रेपो रेट के तहत। ठीक है, सेम ट्रीटमेंट है, इन्फ्लेशन के केस में बढ़ जाएगा, और अगर मंदी है, रिसेशन है, उस केस में कम हो जाएगा। CRR कैश रिजर्व रेशियो, टोटल जितना भी डिमांड डिपॉजिट होता है, टोटल जितना भी रिको, जैसे 1000 था, हमने पढ़ा था अभी, 1000 दौड़ आ गया और कमर्शियल बैंक्स के पास टोटल, उसमें से RBI ने कहा कि 10% कैश के रूप में हमारे पास जमा करके जाओ, तो 1000 का 10% कितना हो जाएगा? 100। वो 100 करोड़ जाकर CRR के रूप में RBI के पास जमा करना होगा, तो RBI ये परफॉर्म कर रही है। SLR स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, जितने भी गोल्ड है या जितने भी कैश के अलावा जितने भी फंड्स है जो भी कमर्शियल बैंक में जमा हुआ, तो कमर्शियल बैंक क्या बोलती है कि भाई इसका कितना परसेंट मुझे रखना है, तो RBI कहती है CRR में मेरे पास रखो, और जो मैंने SLR का रेट बताया, सपोज 10% ही बताया, तो 1000 का 10% फिर से क्या होगा? 100। तो 100 जाकर RBI में जमा करना पड़ेगा, और 100 जो है अपने पास रखना पड़ेगा, पर उसको वो लोन के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन्फ्लेशन का केस आता है तो तीनों के तीनों बढ़ जाते हैं, और जैसे रिसेशन का केस आता है तो तीनों के तीनों घट जाते हैं। बात समझ में आ गई? एक लिख दूं क्या थमचा सा? इन्फ्लेशन, रिसेशन, जी भैया समझ में आ गया। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट अपने सिक्योरिटीज को RBI के थ्रू, सिक्योरिटी समझते हो ना, बॉन्ड्स है, गवर्नमेंट्स के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके अंदर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो जब जनता को डायरेक्ट इन्वॉल्व करते हैं, तो खुद नहीं करते, एजेंट के रूप में जो परफॉर्म करती है RBI, वो ओपन मार्केट ऑपरेशन है। तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू पब्लिक थ्रू RBI, दिस इज नोन एज OM। तो अगर मान लीजिए कि इन्फ्लेशन है, ठीक ठाक पैसा है, तो फिर यहाँ पर क्या किया जाता है? सरकार के द्वारा बेचा जाता है। बेचते हैं तो पैसा मिलता है, जनता के हाथ से पैसा निकलकर बैंकिंग सिस्टम में आता है, जनता की परचेजिंग पावर कम हो जाती है, परचेजिंग पावर कम हो जाती है तो कम डिमांड करते हैं, प्राइस कम, इन्फ्लेशन थल्ले, और रिसेशन के केस में बल्ले। ऑलराइट, जी भैया बिल्कुल समझ में आ गया भैया एकदम। रिवर्स रेपो रेट क्या है? रेपो रेट का उल्टा। यहाँ पर सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक से लोन लेती है, पर अपनी सिक्योरिटीज के बदले में। इसको रीपर्चेज भी कहते हैं। पहले से ही तय हो जाता है रेट कि इस रेट पे मैं आपसे वापस से
जो आपके सिक्योरिटीज आप जमा कर रहे हो कमर्शियल बैंक्स को, हम आपसे वापस वो खरीदेंगे और बदले में हम आपको पैसा भी देंगे नहीं, पैसा लेंगे। तो अगर इन केस में इन्फ्लेशन ज़्यादा है, बैंकों के पास ठीक-ठाक पैसा है, बहुत ज़्यादा लोन के रूप में पैसा दे रहे हैं, इस केस में इतना ही करना पड़ेगा कि भई ये जो पैसा आपने ले रखा है ना, ये जो पैसा ले रखा है, ये ज़्यादा ले रखा है, तो कम करना पड़ेगा। तो कमर्शियल बैंक को ऑफ़र दिया जाता है कि भई एक काम करो, हमको आप पैसा दे दीजिए। अब आरबीआई उनसे पैसा लेता है, तो पैसा क्यों लेगा और कमर्शियल बैंक के पैसा क्यों देगा? इसलिए देगा क्योंकि कमर्शियल बैंक मान लो लोन के रूप में दे रही है 8%। 8% के लोन पे दे रही है लेंडिंग रेट। सेंट्रल बैंक कह सकता है भाई मैं 10% दूंगा। तो ये सारा पैसा जो है आज कमर्शियल बैंक लालच तो है ही भाई, पैसा ज्यादा कमाना है, वो आरबीआई को सारा फंड दे देगा। तो इनके पास लेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, कमर्शियल बैंक्स के पास लोन के रूप में जनता में पैसा कम जाएगा। इन्फ्लेशन के केस में यही करना होता है। अगर रिसेशन का केस है, महंगाई नहीं है, मंदी है, एकदम लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो लोगों को पैसा देना है, तो लोगों के पास सिक्योरिटीज वगैरह हैं, उनको सरकार खरीदती है, वो ओपन मार्केट ऑपरेशन में है। और रिवर्स रिपो रेट, इसको हम आर कहते हैं, इस केस में इन्फ्लेशन के केस में घट जाता है और रिसेशन के केस में ये बढ़ जाता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये दोनों बातें रेपो रेट की ठीक उल्टी काम करती है, नो प्रॉब्लम। इसके बाद आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब है कि अगर मुझे 100 रुपए लोन के रूप में देना है, सपोज मैं कमर्शियल बैंक हूं, मुझे 100 रुपए लोन के रूप में आपको देना है, तो मैं 200 से 300 रुपए का कोई सिक्योरिटी अपने पास रखूंगा, जिसको कोलैटरल सिक्योरिटी कहते हैं, एक प्रकार से गिरवी। अगर इन्फ्लेशन का केस है, क्रेडिट को कंट्रोल करना है यहाँ पर, तो आरबीआई क्या कहती है, भाई मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दो। तो 100 रुपए के लोन के लिए कोई आदमी 1000 रुपए थोड़ी जमा करने जाएगा कोलैटरल के रूप में, क्योंकि नहीं करेगा तो पैसे कम पहुंचेंगे, लोन नहीं मिलेगा, लोन नहीं मिलेगा तो परचेज भी नहीं करेगा। और अगर उल्टा केस आ जाए तो फिर मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर दिया जाता है। अगला है क्रेडिट राशनिंग, जहां पर किसी पर्टिकुलर सेक्टर को आरबीआई कहती है कि इस सेक्टर को लोन ज्यादा से ज्यादा दो, तो उसके लिए रेट थोड़ा कम कर लिया जाता है और कमर्शियल बैंक कम रेट में उनको लोन प्रोवाइड करता है, ताकि उस सेक्टर में बूम आ जाए, वो सेक्टर इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना शुरू हो जाए। ये सारी चीजें आरबीआई क्यों करती है? क्योंकि आरबीआई गवर्नमेंट के दो ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख के अपना सारा फंक्शन करती है। एक होता है ग्रोथ, दूसरा होता है वेलफेयर। सो उम्मीद है आपको ये पूरा सेशन आज का समझ में आ गया होगा। उम्मीद तो यही है कि आपको पिछले भी सब समझ में आ गए होंगे। सभी लोगों के साथ वीडियो शेयर कर लीजिए, सभी फ्रेंड्स के बीच में ये शेयर वीडियो पहुंचा दो, शेयर कर दो, ताकि उनका भी लाभ हो जाए, उनके भला हो जाए। और जो एकदम ही लगभग इकोनॉमिक्स से बहुत कमजोर महसूस हो रहे हैं, मैं आपको वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे नंबर दिलवा सकता हूं, दिलवाता रहा हूं, काफी समय से पढ़ा रहा हूं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट आने वाली है अकाउंटेंसी, भी स्टार्ट कर दी है मैंने, वीडियो शूट कर दी गई है, बस जल्दी उसको अपलोड करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहो और चैनल पर मुझे, अपने भैया को सपोर्ट करो, और कुछ नहीं चाहिए, बाकी का काम मेरा है। जय श्री राम।